अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का। अभी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग तक पहुँचे नहीं है, अभी तक हम सिर्फ ये चीज़ देख रहे हैं कि एक तो एफआईआर फ़िल्टर्स लीनियर फेस होते हैं जो कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो ऑन द फर्स्ट प्लेस वो यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि लीनियर फेस होने के लिए एफआईआर फ़िल्टर की टाइप्स क्या होती हैं। तो हम लोगों ने पिछली दफ़ा काफ़ी डिटेल से टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर्स को देखा था। आज हम इंशाल्लाह टाइप 2 सिमेट्रिक फ़िल्टर्स को देखेंगे या एटलीस्ट इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे और होपफुली हम चारों तरह के टाइप्स आज कर सकें और अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो डिज़ाइनिंग का भी एक मेथड कर सकेंगे। अच्छा जी, ये जो लेक्चर हम आज शुरू किया है हमने, ये हमारा वीक 11 का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है? अच्छा, टाइप 2 सिमेट्रिक फ़िल्टर्स ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जिसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम डिफ़ाइन कर सकें विद दिस इक्वेशन, ठीक है? इनकी लेंथ इवन होती है और यस मतलब इनका इसकी जो सिमेट्री है वो एक इवन फ़िल्टर के लिहाज से एग्ज़िस्ट करेगी और अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इम्पल्स रिस्पॉन्स प्लॉट करना चाहें कि एक टाइप 2 सिमेट्रिक फ़िल्टर विद इवन लेंथ का फ़िल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स किस तरह का होता है, तो कुछ हम इस तरह की चीज़ प्लॉट कर सकते हैं। मैं सेंटर से शुरू करूँगी ताकि आपको थोड़ी-सी इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और फाइनली मसलन यहाँ पर अगर कोई इस तरह का सैंपल है तो जो हमारे पास लास्ट सैंपल होगा एट पोजीशन m-1 वो वैसा ही होगा जैसा n इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर सैंपल है। ठीक है, तो अगर आपको मतलब यहाँ पे पता चल रहा होगा कि सिमेट्री हमारे पास कुछ इस पॉइंट के क्रॉस एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, अब हमने अगला काम ये करना है कि इसकी हम लोगों ने इक्वेशन देख ली और एक एग्जाम्पलरी इम्पल्स रिस्पॉन्स देख लिया। अब इसकी जो जेनेरिक इक्वेशन है वो हम लोगों ने डिराइव करनी है जैसे हम लोगों ने पिछली दफ़ा डेवलप की थी टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर्स के लिए। अच्छा जी, इसके लिए हम अज़्यूम ये करेंगे कि चूँकि अब हम लोगों ने लेंथ इवन लेनी है तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं m को 6 अज़्यूम कर रही हूँ जो कि मेरे पास फ़िल्टर की लेंथ हो गई और ऑफ़ कोर्स m-1 मेरे पास 5 हो गया जो कि इस फ़िल्टर का ऑर्डर है। तो उसके लिए हम इस असम्पशन के बाद अगर हम ट्रांसफर फंक्शन लिखना चाहें फ़िल्टर का तो वो लिखा जा सकता है इस तरह से। अगर हम सारे कंपोनेंट्स को पहले लिख लें, सारे कोफिशिएंट्स को, ये इसका लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, अगर हम लेंथ 6 लें और फिर ऑर्डर ऑफ कोर्स 5 हो जाए तो। अच्छा, सिमेट्री की कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास जो एच ऑफ यानी कि जो पहला सैंपल है वो लास्ट सैंपल के जैसा होगा, फिर जो दूसरा सैंपल है वो सेकंड लास्ट सैंपल जैसा होगा एंड सो ऑन। तो इस सिमेट्री कंडीशन को अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो सूरत हाल बनती है वो मतलब पहले आप प्लग इन कर लेना और उसके बाद फिर अब मैं जो हमारे पास एक जैसे कोफिशिएंट्स हैं उनको मैं ज़रा इकट्ठा करने लगी हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ गई और अच्छा, इसमें अनलाइक टाइप 1 फ़िल्टर कोई एक स्टैंड अलोन या अम, एक अलग से कोफिशिएंट नहीं रहता, ठीक है ना? क्योंकि हर कोफिशिएंट का एक पार्टनर अवेलेबल है, इसलिए कोई अलग सा एक कोफिशिएंट इसमें नहीं रहेगा।
अच्छा जी, ये हम लोगों ने इसमें m/2 इसमें पेयर्स बन गए हमारे पास। और जैसे कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा टाइप 1 फ़िल्टर की इक्वेशन डिराइव करते हुए किया था, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे z⁻m/2 की टर्म, नहीं बल्कि m-1/2 की टर्म, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने m-1/2 की टर्म कॉमन ली थी। तो हम लोगों ने कॉमन लिया इसमें से -2.5, और हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर टर्म्स हैं z⁻2.5 प्लस z⁻−2.5, ठीक हो गया। और अब इसको अगर हम DTFT में ट्रांसफॉर्म करें तो ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और यहाँ पर हमारे पास आएगा आइलर आइडेंटिटी से जॉइन कर रहे हैं सारों को, मतलब बीच में एक स्टेप स्किप किया जहाँ पर मैं जी की जगह e⁻j लिखती और फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता जो मैं इस वक्त लिख रही हूँ, तो वो बीच का स्टेप आप उसको फिल इन कर सकते हो। ठीक है, ये सारे मतलब कॉज के आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये हमारे पास इसका बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। कंप्लीट नहीं है, मतलब इसको अभी हम लोगों ने आगे एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन में लिखना है। अच्छा, जो हम लोगों ने शुरू में लेंथ या ऑर्डर कंसिडर किया था उसके लिहाज से तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको देखकर हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखनी है। तो जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से, अगर मतलब 2 तो चूँकि हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन, और रेस्ट हमारे पास जो यहाँ पे समेशन होगी वेरिएबल n रखे, n इज इक्वल टू 0 से लेकर m-2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे h(n) मल्टीप्लाइड बाय cos m-1/2 माइनस n इंटू ओमेगा, ठीक है। और साथ हमारे पास, अच्छा ये इसको हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट, या सॉरी मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ठीक है। और अगर हम देखें फेज रिस्पांस को, तो फेज रिस्पांस हमारे पास वैसा ही आएगा जैसे हमारे पास टाइप 1 फिल्टर्स में आया था। तो सिमेट्रिक फिल्टर्स जिन्हीं के जो टाइप 1 टाइप 2 फिल्टर्स है, इनका फेज रिस्पांस एक जैसा होता है, ठीक है। ये फेज रिस्पांस उस वक्त हमें मिलेगा जिस वक्त जो मैग्नीट्यूड है, एज लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड रिमेन्स पॉजिटिव, बिकॉज ज़ीरो वी ऑल्सो कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव नंबर, तो वो इक्वेट करके भी हम उसको इसमें शामिल, मतलब ज़ीरो को इसमें शामिल करेंगे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। और जिस वक्त ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव साइन कंपनसेट करने के लिए विल एड फाई इन फेज, और इस पे जो कंडीशन है वो ये है कि व्हेन दिस बिकम्स लेसर देन ज़ीरो, या दिस या व्हेन मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो, तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए बेसिकली हम इसमें पाई ऐड कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ है इस चीज़ की कि यहाँ पर ये पाई कैसे आएगा। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक मैं एज्यूम करने लगी हूँ h(n) और उसका फिर ट्रांसफ़र फंक्शन या मैग्नीट्यूड रिस्पांस बना के देखेंगे कि
तो वो किस तरह का आता है। मसलन मेरे पास अगर एक एच ऑफ एन है इस तरह से, अब जाहिर सी बात है कि बीच में कोई स्टैंडर्ड लोन किस्म का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो अगर मैं सिमेट्रिकल कोफिशिएंट्स दूँ तो एक इस किस्म का अगर मेरे पास एच ऑफ एन बने, और इसमें जो मेरे पास अब बनेगा एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स जो प्लॉट हो सकता है, वो कुछ इस तरह का हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इस मैग्नीट्यूड प्लॉट को टाइप 1 फिल्टर के मैग्नीट्यूड प्लॉट से, जब हम लोगों ने वहाँ पर भी सारे के सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव लिए थे, उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर आपको याद हो तो टाइप 1 फिल्टर में हमारे पास पाई पे ज़ीरो नहीं होता, वो हमारे पास इस तरह से मतलब नॉन ज़ीरो किस्म की टर्म आती है। ठीक है। लेकिन टाइप 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली पाई के ऊपर ज़ीरो हुआ है। ठीक है। और अगर मैं सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव रखते हुए लेंथ एम इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, मसलन अभी मेरे पास 6 कोफिशिएंट्स हैं, इसमें तो मेरे पास कुछ इस तरह का फिल्टरिंग रिस्पॉन्स आए। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दूँ तो मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स अगर पॉजिटिव हों तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। अगेन मैंने ये रिस्पॉन्स बनाया है अगर मेरे पास m की वैल्यू इंक्रीज्ड है और अगर मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। अगर मेरे पास इसी तरह से बीच में से कुछ कोफिशिएंट्स नेगेटिव हो जाएं या बीच में कुछ जीरोस इंसर्ट हो जाएं, तो अब इस टाइप 2 फ़िल्टर के भी मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर्स बन सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल प्रॉब्ली एंड की तरफ देखें। लेकिन एक चीज़ जो इसमें होती है वो ये कि पाई के ऊपर दे वुड ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, जो ये चीज़ है ये हमें मिलनी ही है। इसलिए टाइप 2 फ़िल्टर को हम हाई पास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो 3 फ़िल्टर्स हैं उनके लिए टाइप 2 फ़िल्टर यूज़ हो सकता है, लेकिन हाई पास के लिए टाइप 2 फ़िल्टर यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा जी, एटलीस्ट जब तक हमारे पास ये सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, लेकिन बीच में जब पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे तो हम फिर थोड़ा सा उसको भी देखेंगे कि किस तरह के फ़िल्टर्स उस वक्त बनते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो अगली टाइप है वी कॉल इट टाइप 3 एंटी सिमेट्रिक फ़िल्टर। जिस तरह से सिमेट्री में हम लोगों ने कंडीशंस डिफाइन की थी कि या तो एम्पलीट्यूड सॉरी या तो उसकी लेंथ इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, इसी तरह से अब हमारे पास अगर एंटी सिमेट्रिक फिल्टर इवन या ऑड लेंथ की ऑप्शन मौजूद है, तो इसको हम जो इम्पल्स रिस्पॉन्स इसका डिफाइन करेंगे उसकी इक्वेशन ये होती है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट वुड बी ऑड, और हमारे पास जो इसका एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम अज्यूम करना चाहें कि इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स प्लॉट किस तरह से होता है, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एंड सो ऑन। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इसका जो सैंपल है वो बनता जाएगा। ठीक है, और इसका जो एग्जैक्टली सेंट्रल पॉइंट है, मसलन अगर हम इसकी लेंथ अगर और ले रहे हैं 7 फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसकी लेंथ ली है तो 7 माइनस 1/2 यानी कि 3 एट पॉइंट n इज इक्वल टू 3 जो इसका सैंपल है, सॉरी इसका जो मतलब सैंपल बनेगा 0 1 2 n इज इक्वल टू 3 के ऊपर वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, यानी कि इसके 3 सैंपल पहले और 3 सैंपल बाद में वो नॉन ज़ीरो होंगे या वो भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर वाला सैंपल है ये हमेशा ज़ीरो रहेगा। अच्छा, अब हम इसकी जनरल इक्वेशन निकालने के लिए इसकी लेंथ अज्यूम करेंगे 7
और इसका ऑर्डर जो कि होगा m-1 वहाँ पर 6 आ जाएगा और जो ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा और जो बिल्कुल लास्ट हमारे पास आएगा कंपोनेंट दैट वुड बी लाइक दिस। अच्छा, अब सिमेट्री कंडीशंस हम लोगों ने अप्लाई की, बल्कि एंटी सिमेट्री कंडीशंस अप्लाई की हम लोगों ने। तो वो हमारे पास क्या है कि एच ऑफ 0 इज़ बेसिकली इक्वलेंट टू माइनस एच ऑफ 6। ठीक है। अब ये बेसिकली ये भी हो सकता है कि एच ऑफ 6 यहाँ पे नेगेटिव हो और एच ऑफ 0 यहाँ पॉजिटिव हो, या वाइस वर्सा। ठीक है। और H1 और H5 की सिमेट्री होगी, और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि H3 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। इन कंडीशंस को प्लग इन करें अगर हम अपने ट्रांसफर फंक्शन में, और फिर जो एक जैसे कंपोनेंट्स हैं, सिमिलर कंपोनेंट्स, उनको कॉमन ले लें। ये हमारे पास आ गया। ठीक है। और H3 तो ऑफकोर्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी वैल्यू ही ज़ीरो है। अब हम करेंगे DTFT ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, इसका हम DTFT लिखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूं, मतलब एक दो स्टेप स्किप करके, तो अच्छा एक सेकंड, मैंने इसमें नहीं, अच्छा मैंने इसमें वो नहीं किया। DTFT से पहले मुझे इसमें कुछ टर्म कॉमन लेनी चाहिए। ओके, इसको मैं नहीं इरेज करी, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। दिस इज़ नॉट DTFT ट्रांसफॉर्मेशन। DTFT ट्रांसफॉर्मेशन इधर आएगी। दिस इज स्टिल एच ऑफ जी, और यहाँ पर मुझे कॉमन लेना है m-1/3, तो वो हो जाएगा z रेज़ टू पावर -3। तो मेरे पास आ गया ये टर्म। अब DTFT ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और साथ ही आइलर आइडेंटिटीज़ भी हम लगा लें। तो z रेज़ टू पावर -3 तो इस तरह से लिखा जाएगा, और जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसके बाद टाइप 3 सिमेट्रिक फिल्टर के लिए जनरल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से आएगी कि हम लोगों ने इसमें से 2j ई रेज़ टू पावर -j3 ओमेगा तो है यहाँ पे पहले से ही था, और इस इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से हम लोगों ने 2j भी बाहर कॉमन निकाल लिया, और इसको हम लिख सकते हैं -j3 ओमेगा, और j को हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है। आई होप कि यू नो कि हम j को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गई
बाकी चीज़ें, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से जो मैग्नीट्यूड पार्ट है उसको पहले हम लिख लेते हैं m-1/2 -1, जिस तरह से टाइप 1 के लिए हम लोगों ने लिखा था। n इज इक्वल टू 0 से लेकर जीरो की लोअर लिमिट और अपर लिमिट है m-1/2 -1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया h ऑफ n और साइन m-1/2 -n और ओमेगा, ठीक है। और जो है हमारे पास फेस, उसको हम लिख सकते हैं m-1/2 इंटू ओमेगा प्लस π/2 when the magnitude is strictly positive and when the magnitude becomes negative तो एक पाई आ जाएगा मैग्नीट्यूड में उसे कंपनसेट करने के लिए। ये हमारे पास फेज इक्वेशन ये बन गई। अच्छा जी, और इसको आगे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर एक बताना चाहूँगी कि फेज ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स किस तरह का बन सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एज ऑफ एन हमारे मतलब दरमियान में तो हमारे पास आ गया 0, ठीक है। और उसके बाद अगर हम सिमेट्री कंडीशंस लेके चलें तो ये अगर -3 है तो ये 3 होगा, यहाँ पे 2 है तो इधर -2 होगा। इसी तरह से ये अगर पॉजिटिव है तो इसका अगला नेगेटिव होगा और फिर यहाँ पर अगला पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम उलट पुलट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इस तरह का अगर मैं रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स लूँ तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हमें देख के पता ये चला कि ये एक बैंड पास फिल्टर के तौर पे इसने एक्ट किया। अच्छा जी, और अगर हम इसका ऑर्डर इंक्रीज कर दें, मतलब यही पैटर्न फॉलो करते हुए, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो करने का मतलब ऑफ कोर्स कि यहाँ पर मतलब कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स उस सूरत में मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो बैंड पास बैंड है वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, अब अगर इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग नेगेटिव साइंस एक हमारे पास ऑप्शन और भी है कि हम इसका जो स्ट्रक्चर है इम्पल्स रिस्पॉन्स का वो कुछ इस तरह से बना लें कि हमारे पास एक तरफ सारे नेगेटिव कंपोनेंट्स हों और दूसरी तरफ सारे पॉजिटिव कंपोनेंट्स हों, मसलन इस तरह से, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें इनके ये भी बेसिकली एंट्री सिमेट्री के ही ज़ुमरे में आता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इम्पल्स इस इम्पल्स रिस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स बनेगा वो ऑपोजिट होगा जैसे हमें पहले मिला था उसके हवाले से, ठीक है। बल्कि इसको हमें थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इसमें मतलब जो हमारे पास पास बैंड की लोब है वो थोड़ा सा लोअर फ्रिक्वेंसीज की तरफ है, ठीक है। पहले हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसीज की तरफ लोब बन रही थी, ठीक है। मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम लोगों ने जब पॉजिटिव नेगेटिव लिया था तो जो लोब है हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ बन रही थी। और अगर हम नेगेटिव कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर दें और पॉजिटिव कोफिशिएंट्स को अलग कर दें तो तब हमारे पास जो पास बैंड लोब है वो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है फिल्टर्स की वी कॉल इट टाइप 4 एंटी सिमेट्रिक फिल्टर। और इसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए इक्वेशन है
वो ये यूज़ होती है, ठीक है। और इस केस में हम जो m या लेंथ है वो इवन लेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का फ़िल्टर, इस तरह का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू टाइप 4 एंटीसिमेट्रिक फ़िल्टर, ठीक है। इसमें मतलब डिफरेंस ये है इसका टाइप 3 से कि टाइप 3 में बिल्कुल जो सेंट्रल कंपोनेंट है, सेंट्रल कोएफ़िशिएंट है वो 0 होता है, यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी जेनेरिक इक्वेशन निकालने के लिए जो मतलब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसकी जेनेरिक इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे जो लेंथ अज्यूम करेंगे वो है m इज़ इक्वल टू 6 और हम यहाँ पे जो ऑर्डर अज्यूम करेंगे दैट इज़ m माइनस 1 इक्वल्स 5। अच्छा जी, और अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम पहले लिख लें। उसका जो पहला कंपोनेंट है दैट इज़ h ऑफ 0 और उसका जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज़ रिटन इन दिस वे। सिमेट्री कंडीशंस अप्लाई करें तो लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक हो गया। और अब हम लोगों ने कॉमन लेना है m माइनस जी रेस्ट पावर m माइनस 1/2, मतलब एक बाहर माइनस तो कॉमन होगा, ये वाला इस माइनस की बात करिए, ठीक है। और ये यहाँ पर जो m माइनस 1/2 है वो हमारे पास आ गया 2.5। अच्छा जी, ये मेरे पास कॉमन लेने के बाद ये पेयर्स इस तरह से बन गए। अब हम करेंगे डी टी एफ टी ट्रांसफॉर्मेशन, और डी टी एफ टी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा अदर आइडेंटिटी भी मैं साथ लगाने लगी हूँ ताकि मेरे पास रिजल्ट्स लिखे जाएं। ये आ गया बस इक्वेशन डी टी एफ टी की। और यहाँ से अगर हम एम्पलीट्यूड और फेस में स्प्लिट करें m माइनस 2/2 बाकी जे के साथ हम लोगों ने जो करना है वो हम लोगों ने टाइप 3 सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक फिल्टर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स की इक्वेशन। और फेज रिस्पॉन्स के लिए अच्छा, इसका फेज जो है वो बिल्कुल इक्वेशन वैसी ही है जैसे हम टाइप 3 फिल्टर के लिए लिख चुके हैं ऑलरेडी। m माइनस 1/2 ओमेगा प्लस 5/2 पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के लिए
प्लस पाई जब हमारे पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा नेगेटिव, मतलब एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, और फिर मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव करने के लिए हम पाई यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा जी, और इसकी मैं एग्ज़ाम्पल एक लेकर आपको बता दूँ, और फिर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि अगर हमारे पास लेट्स अज्यूम कि एक टाइप 4 फ़िल्टर डिफ़ाइन हम करें इस तरह से। अच्छा चलो सेंटर से शुरू करते हैं। ये अगर हमारे पास दरमियान के 2 कंपोनेंट हैं, तो ये वाला पॉज़िटिव और फिर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव और ये पॉज़िटिव हो जाएगा। एक इस तरह का अगर हमारे पास एंटी सिमेट्रिक फ़िल्टर है, तो इसका जो रिस्पॉन्स बनेगा वो कुछ होगा इस तरह से, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर को कर दें इंक्रीज, तो इसका रिस्पॉन्स हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी लो डिक्रीज हो गई, और आपने रिस्पॉन्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम इस तरह के रिस्पॉन्स के साथ एक हाई पास फिल्टर जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने टाइप 1 फ़िल्टर के लिहाज़ के उसके बारे में कहा था कि जो हम लोग टाइप 1 फ़िल्टर है वो हम किसी भी तरह के फ़िल्टर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर द रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स। तो ये बेसिकली हमें पता चलता है ज़ीरोज़ को देखकर। हम अगर सारे चारों टाइप्स की फ़िल्टर्स के आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे पोल ज़ीरो डायग्राम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमें वहाँ से ये अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के फ़िल्टर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक का जो नाम है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, ये इसी से रिलेटेड है जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी हैं, वो है ज़ीरो लोकेशंस ऑफ लीनियर फेज फिल्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एच ऑफ एन जो है वो डिफ़ाइन होता है, सारे केसेस में हम लोगों ने उसको डिफ़ाइन किया इस तरह से, ठीक है। कई जगहों पे आप एम और एन रिप्लेसेबल देखोगे। अच्छा, इसको हम मॉडिफिकेशन करें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उसके बाद फर्दर अच्छा, अब हम कर इस तरह से रहे हैं कि हम बेसिकली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने लगे हैं। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे स्मॉल एन में शिफ्ट भी है, मतलब एन माइनस वन का डिले। अच्छा, यहाँ पे मुझे एम लिखना चाहिए, एम माइनस वन का डिले, ठीक है। और इसमें फिर टाइम रिवर्सल भी है। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर हम इसमें जी अब हम इसी क्वेश्चन को एक्चुअली जी ट्रांसफॉर्म में लिखने लगे हैं, तो हम इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए टाइम रिवर्सल और डिले, इन दोनों को देखते हुए प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो एच ऑफ जी बिकम्स, इस शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी इनवर्स ऑफ दिस, और ये जो टाइम रिवर्सल है उस वजह से हमारे पास जो मतलब अगर हमारे पास एच ऑफ एन का जो रिस्पॉन्स होगा, अच्छा यहाँ पे लिखना है प्रॉब्ली बेहतर होगा। अगर हमारे पास एच ऑफ एन का रिस्पॉन्स एच ऑफ जी है, तो एच ऑफ माइनस एन का जो रिस्पॉन्स है वी डिफाइन इट इन दिस वे, ठीक है। तो मेरे पास इसीलिए यहाँ पे जब माइनस आएगा तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है। रिवर्सल की वजह से ये प्रॉपर्टी लिखी गई और डिले की वजह से ये प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमें यहाँ से हम लोगों ने रिजल्ट क्या निकाला कि लेट्स सपोज मेरे पास, अच्छा इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने ना अभी 2-3 दफ़ा रेफ़र करना है, ठीक है। तो ये समझ आना आपको ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आई कैसे है। अच्छा, अगर हमारे पास जो एक डिज़ाइन फ़िल्टर है, ऑफ कोर्स उसकी 4 कंडीशंस हो सकती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और उसमें
उसका उसके ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम देखें या उसका ज़ीरो पोल प्लॉट करें और हमें ये पता चले कि लेट्स सपोज जी नॉट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर and it is a zero of h of z। हमारे पास जो फिल्टर है और उसका ट्रांसफर फंक्शन उसको हम h of z कहेंगे। उसका एक ज़ीरो है, ठीक है, जिसको जी नॉट का नाम दिया और वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, तो हमें पता है कि उस h of z में अगर हम जी नॉट पुट करें और हम लोगों ने ये इक्वेशन अभी निकाली है, इस इक्वेशन ओके अभी शायद अच्छा आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इस इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करूँ तो जी नॉट की पावर में लिखा जाएगा इस तरह से, और जी नॉट का जाहिर सी बात है मतलब ये है, या ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ज़ीरो उसकी उस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट गिव्स अस ज़ीरो रिजल्ट। अच्छा, और इस इक्वेशन से मुझे ये भी पता चला कि दिस थिंग वुड ऑल्सो बी ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास जी नॉट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उससे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा। उस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पे भी ज़ीरो होगा, मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ीरो होगी। और इससे मुझे ये बात पता चली कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वन अपॉन जी नॉट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब इस बात का मतलब ये हुआ कि इफ़ जी नॉट इज़ a zero of h of z, then following are also the zeros of h of z। अगर z नॉट h of z का एक ज़ीरो है ना, तो फिर z नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी उसका ज़ीरो होगा। फिर वन अपॉन ज़ीरो नॉट भी, ठीक है, और उसके अलावा वन अपॉन जी नॉट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इसका ज़ीरो होगा। तो अगर जी नॉट एच ऑफ जी का ज़ीरो है तो फिर ये चारों भी इसके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अच्छा, अब मज़ीद इससे हमें क्या, ये हमने मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रिज़ल्ट जो है वो रिड्यूस किया है। अच्छा, इससे हमें पता ये चला कि अगर हमारे पास ये ऑफ कोर्स सारी की सारी जो डेरिवेशंस या रिजल्ट्स हैं हम लीनियर फेस फिल्टर्स के लिए निकाल रहे हैं, कि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, तो जो कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ दे एग्जिस्ट इन सेट ऑफ फोर। ठीक है, यानी कि हमारे पास फिर कुछ सिचुएशन इस तरह की होगी, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, और इसको अगर हम फिर रिवर्स करें तो यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, फिर एक ज़ीरो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ एग्जिस्ट इन सेट ऑफ फोर। अच्छा, एक और कंडीशन जो यहाँ पे निकलती है वो ये कि देखिए ज़ीरोज़ अगर कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ एक सिचुएशन में फोर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे इफ़ दे एग्जिस्ट इन ऑन यूनिट सर्कल। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ ऑन यूनिट सर्कल exist in sets of two, but of course this is not applicable for zeros on plus minus वन, वहाँ पे वो वैसे भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए जो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगी एक पोल ज़ीरो प्लॉट, दैट वुड बी लाइक दिस।
ठीक है। तो कि अगर यूनिट सर्कल के ऊपर एक जी नॉट एग्जिस्ट करता है तो उसका सिर्फ काउंटर जो है मतलब एक और जीरो जो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा उसका कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि इसका जो अगर मैं करूँ भी 1/z0 करूँ भी तो उसका मैग्नीट्यूड चूंकि 1 ही रहेगा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स जीरोस अगर यूनिट सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट करें तो फिर सिर्फ जी नॉट और जी नॉट कॉन्जुगेट की बात होती है, क्योंकि 1/z0 कॉन्जुगेट और 1/z0 वो भी बेसिकली इन्हीं दोनों लोकेशंस के ऊपर आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और रिजल्ट जो हम निकाल सकते हैं वो ये है कि ज़ीरोस या मतलब रियल वैल्यूड ज़ीरोस, नॉट ओनली ज़ीरोस, रियल वैल्यूड ज़ीरोस exist in सेट ऑफ टू, और ये उन ज़ीरोस के लिए बात नहीं हो रही जो कि प्लस माइनस वन के ऊपर होते हैं। ठीक है। प्लस माइनस वन के अलावा कहीं और पे ज़ीरोस है तो उनकी बात हो रही है। तो मिस इसका एग्जांपल है कि अगर कोई वहाँ पर ज़ीरो यहाँ एग्जिस्ट करता है तो वो फिर यहाँ पे भी करेगा। मतलब अगर ये पॉइंट ए है लेट सपोज, तो ये 1/a है तो यहाँ पे भी करेगा। अच्छा, इसका मतलब अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर ये बात स्पेशली लिखी है इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ज़ीरो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट के ऊपर, तो ऑफ कोर्स उसका जो रिवर्सल है वो भी यही वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होगा कि फिर उसका एक पेयर मौजूद यहाँ पे भी हो। ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर कोई ज़ीरो एग्जिस्ट करता है z इज इक्वल टू 1 पे, तो इट डज़ नॉट इम्प्लाई कि हमारे पास -1 पे भी कोई ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। ये जो इन दोनों पोजीशंस के ज़ीरोज़ है ना, 1+1 के लिए और -1 के लिए, वो उनकी वो स्टैंड अलोन कंडीशंस हैं। ठीक है। उनका वो किसी शर्तों पे पूरे नहीं उतरते। अच्छा, इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं कि ज़ीरोस एट वन, अच्छा इसको इस हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरोस एट वन और -1 do not necessarily imply existence of other ज़ीरो। मसलन कि हमारे पास ये सिचुएशन और है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो यहाँ पे भी हो। ये सिचुएशन एक अलग सिचुएशन है, किसी और तरह के इम्पल्स रिस्पॉन्स का एक ऐसा हमें पोल ज़ीरो प्लॉट मिलेगा। ठीक है। तो ये जो है ना चार कंडीशंस, ये बेसिकली हमारे पास ज़ीरोस के लिए आती हैं, और इन कंडीशंस को अगर हम पॉसिबल जो हमारे फ़िल्टर्स, मतलब हमारे पास हर मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे टाइप 1 फ़िल्टर है उसमें यहाँ पर 4-5 तरह की कंडीशंस बन सकती हैं। इसी तरह से टाइप 2 फ़िल्टर है, टाइप 3, टाइप 4 है। उनमें थोड़ी-सी ऑफ़ कोर्स कंडीशंस आती जाती हैं। तो ये जो ज़ीरोज़ की कंडीशंस हैं इनको हम साथ रखें और इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो पॉसिबिलिटीज़ है अगर हम उनको साथ रखें तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो हम डिड्यूस कर सकते हैं। वो ये कि टाइप 1 फ़िल्टर कैन नेवर हैव अ ज़ीरो एट z इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो जब हमारे पास z इज इक्वल टू प्लस माइनस वन के ऊपर कोई ज़ीरो नहीं आएगा कभी भी, जिसका मतलब ये है कि ये हाई पास, बैंड पास, लो पास, बैंड स्टॉप, हर तरह के फ़िल्टर के लिए ये टाइप इस्तेमाल होती है जो कि हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है। जो हमारे पास टाइप 2 फ़िल्टर है उसको हम अब इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हम जिस तरह का भी ले लें, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आएगी। ठीक है। इसका मतलब है कि टाइप 2 फ़िल्टर cannot be used for designing a high pass filter। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें टाइप 3 फ़िल्टर की, तो हमारे पास वहाँ पर एक ये सिचुएशन भी होती है और उसके अलावा
ये सिचुएशन भी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप 3 cannot be used for low pass और हाई पास फिल्टर, ठीक है। और टाइप 4 फिल्टर में हमारे पास वी ऑलवेज हैव एच जे ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि z इज इक्वल टू 1 पे हमारा ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ लो पास फिल्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके समराइज्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए ताकि हमारी फ़िल्टर डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव हो। अच्छा जी, आगे हम जो बेसिकली फ़िल्टर डिज़ाइनिंग के कुछ मेथड्स भी सीखेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड है या विंडोज़ बेस्ड मेथड्स हैं। तो उसमें हम चूँकि टाइप्स का ज़िक्र बार-बार आएगा, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि टाइप्स का क्या मतलब है। इनका ताल्लुक बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स की एक मखसूस शक्ल सूरत के साथ है, और उनका सिमेट्रिक होना या एंटी सिमेट्रिक होना इसमें उनको डिफ़ाइन करता है, और साथ उसकी जो लेंथ है वो इवन है या ऑड है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर फ़िल्टर की टाइप बनाती हैं। जैसे कि हमने बताया कि उनका सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होना ज़रूरी है ताकि फ़िल्टर लीनियर फेज़ फ़िल्टर रहे। अच्छा जी, अब हमारे पास जब टाइप खत्म हो गई, तब हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है और हम कम से कम एक डिज़ाइनिंग मेथड आज कर सकते हैं। वी कॉल दिस मेथड एज़ फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। तो हम करने ये लगे आज कि फ़िल्टर डिज़ाइनिंग की एक टेक्निक एटलीस्ट आज करेंगे, और उस टेक्निक का नाम है फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। अच्छा, अब फ़िल्टर डिज़ाइन की जो प्रॉब्लम है, दैट इज़ बेसिकली टू डिटरमिन एच ऑफ एन सच दैट कि हमारे पास जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डी टी एफ टी आएगा, विच इज़ ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा, ये अप्रॉक्सीमेट कर सके एक गिवन रिस्पॉन्स को, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट गिवन रिस्पॉन्स को करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि अगर हम एक चलो बनाना चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, ये उसकी फ्रीक्वेंसीज़ पास करे और उसके बाकी फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप कर दे, ठीक है। तो एक लो पास फ़िल्टर बनाना पहली बात, और दूसरी बात है कि लो फ्रीक्वेंसीज़ को भी ओमेगा नॉट तक रिस्ट्रिक्ट करना, ये हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन हमें भी पता है कि ये बहुत ही आइडियल किस्म का फ़िल्टर है, बिकॉज़ ये अचानक से ओमेगा नॉट के बाद सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप कर रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। तो जनरली जो हमारे पास डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है, उसको हम एच डी ए रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा से रिप्रेज़ेंट करते हैं, उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में डी आता है, और जहाँ पास एक्चुअल फ़िल्टर बनता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो एक्चुअल बनने वाले फ़िल्टर में और आइडियल फ़िल्टर में या डिज़ायर्ड फ़िल्टर में कुछ ना कुछ डिफ़रेंस होता है। तो फ़िल्टर डिज़ाइनिंग की प्रॉब्लम ये कहती है कि हम एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल अपना डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करते हुए जो फ़िल्टर बनाएँ, उसका एच ऑफ़ एन हम लोगों ने ऑब्टेन करना होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम को इवेंचुअली टाइम डोमेन में ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि हम यहाँ पर एक एफआईआर फ़िल्टर बनाना या डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, तो वो एक फ़िनाइट ड्यूरेशन का हमें पल्स रिस्पॉन्स होगा। तो इन जनरल उसकी जो इक्वेशन है, मतलब उसका डीटीएफटी जो हम लिखते हैं, उसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और मतलब उसको बेसिकली कंप्यूट करने के लिए हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि जो हमारे पास डीटीएफटी है या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, उसे किसी तरह से हम सैंपल करें। तो अगर हम सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे डीएफटी का ऑपरेशन जो इन्वॉल्व हो गया। तो इसका अगर हम डीएफटी लें, इसको हम पहले एक्स ऑफ के से रिप्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखने का एक ख़ास मकसद है।
क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज को बेसिकली सैम्पल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ओमेगा की जगह लिखा जाएगा 2πn के और n, और k की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर n-1 तक वेरी करेंगे। अच्छा, n यहाँ पर फ़िल्टर लेंथ ही है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको अभी तक कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट किया था, लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पर हम इसे कैपिटल N में लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो हमारे पास सारी क्वेश्चन है ना, ये वाली, ये दिस इज़ बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ n पॉइंट DFT। अच्छा, मुझे यहाँ पर बेसिकली ब्रैकेट यहाँ लगानी चाहिए। दिस इज बेसिकली n पॉइंट DFT ऑफ h ऑफ n, ठीक है। एंड टू बी ऑन सेफर साइड, या फिर थोड़ा सा बेहतर कंप्यूटेशन के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि h ऑफ n के आगे, मतलब n लेंथ अगर h ऑफ n है तो उसके आगे हम l माइनस n ज़ीरो से इंसर्ट कर दें, और इस तरह से एक स्टैंडर्ड सिग्नल का l पॉइंट DFT लें। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली ज़्यादा सैम्पलिंग पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं अपने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के, ठीक है। और हमारा जो टाइम डोमेन सिग्नल हमें मिलेगा वो बेसिकली टाइम टाइम एलिसिंग उसमें नहीं होगी, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स में ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा सैम्पल्स हम अज्यूम कर लें, और ज़्यादा सैम्पल अज्यूम करके फिर हम ये वाला ऑपरेशन करें, तो उसका मतलब ये होगा कि एच ऑफ एन हमें में टाइम एलिसिंग की जो ऑप्शन है वो कम से कम हो गई है। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इट इज़ इक्वली पॉसिबल कि ज़्यादा पॉइंट्स का DFT कंप्यूट किया जाए तो एच ऑफ एन हमें एक एक्यूरेट किस्म का मिले। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो 4 तरह के फ़िल्टर्स पढ़े थे, उसमें हमें हर दफ़ा हम लोगों ने उसके एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स और फेज़ रिस्पॉन्स को कैटेगोरिकली सेपरेट करके लिखा या देखा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अवेलेबल होता है, उसको बेसिकली हम लिख सकते हैं उसके एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स और उसके स्प्लिट करके, ठीक है। थोड़ी सी आसानी के लिए एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स को हम लिखेंगे इस तरह से, और फेज़ रिस्पॉन्स को हम लिखेंगे, क्योंकि हर दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ आया है तो पी ओमेगा, ओमेगा के साथ मतलब जो भी कंपोनेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, उसको हम पी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे फेज़ के लिए। तो ये तो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में आ गया। अगर हम DFT की बात करते हैं, या फिर हम सैम्पल्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी हमारे पास जो ओमेगा है उसको हम लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। फेज रिस्पॉन्स को भी हमने डिस्क्रिटाइज या सैम्पल करके लिख लिया। अच्छा जी, अब यहाँ से जब हम एच ऑफ एन निकालते हैं, तो मतलब अब बेसिकली IDFT कंप्यूटेशन होगा, तो अगर हम IDFT कंप्यूट करें इस सारे के सारे फैक्टर का, तो दैट वुड गिव अस एच ऑफ एन, आवर डिजायर्ड एच ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि हमें ये फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। हमारे पास जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो हम ये चाह रहे हैं कि जिसके लिए फ़िल्टर को डिज़ाइन किया जाए, वो कुछ इस तरह से है कि हम ये चाह रहे हैं कि सारी की सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पास हों जब तक ओमेगा की वैल्यू π/2 से कम है, और उसके बाद रिमेनिंग ऑल हायर फ्रीक्वेंसीज स्टॉप हो जाए, ठीक है। और इस फिल्टर को अगर हम इसका प्लॉट करके देखना चाहें, मैग्नीट्यूड प्लॉट, जो डिज़ायर्ड प्लॉट है, ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं
अच्छा, अभी अभी हम ये नहीं कह सकते, ये जब हम इसको कर लेंगे ना सैम्पल, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम एक और नाम क्या दे सकते हैं। तो अच्छा जी, ये हमारे पास पाई, लेट्स सपोज़ ये हमारे पास 2 पाई और ये हमारे पास आ गया पाई बाय 2। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज़ पास हों और इसके बाद सारी फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो जाएँ। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल पीरियड के लिए इसको प्लॉट करें, तो हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ आ जाएगी। ठीक है? तो हमारे पास ये टोटल एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स, मतलब हम लोगों ने 0 से लेके 2 पाई तक कंसिडर करना है। अच्छा जी, अब ये डिज़ायर्ड प्लॉट के हम अब इसकी हम सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करने का मतलब ये है कि अच्छा, ये भी जनरली सवाल में ही हमारे पास होता है कि हम लोगों ने इसका जो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड से फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, वो हम लोगों ने लेंथ 7 के फ़िल्टर के लिए करना है। ठीक है? तो अब लेंथ 7 के फ़िल्टर के लिए हमने जब करना था, हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम यहाँ पर e रेज़ टू पावर j2 पाई बाय 7 इंटू के की टर्म्स में बताने की पोजीशन में आ गए हैं। अब वो कैसे आए, अभी हमने इसको सैंपल किया नहीं है, मतलब अभी मैं इसको करूँगी। टिल नाउ इट इज़ एच टी ई टू j ओमेगा, कंटिन्यूअस ओमेगा की टर्म्स में है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। मैं अब मैं आपको बताऊँगी कि ये बेसिकली यहाँ पर कैसे जो है वो अमल दरामद उसका होगा। अच्छा जी, हम लोगों ने इसको टाइप 1 फ़िल्टर के लिहाज से बनाना है, क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो दैट इज़ ऑड। अच्छा, इसी की हम करेंगे सैम्पलिंग। तो करना हमने यूँ है कि ओमेगा और उसके बाद उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स बनेगा डिज़ायर्ड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है? अच्छा, के की वैल्यू बेसिकली अब 0 से लेकर m-1 तक वेरी करेगी। ठीक है? तो सबसे पहले के की वैल्यू हो गई 0, ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ पर हो गई 0। और अगर आप ओमेगा की वैल्यू 0 के ऊपर फ़िल्टर का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू देखो, तो दैट इज़ इक्वल टू अच्छा 1। यहाँ मुझे 0 लिखना चाहिए। वैल्यू 0 के ऊपर ओमेगा की वैल्यू भी 0 है, और जो अगर मैं फ़िल्टर रिस्पॉन्स को देखूँ तो वहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है? के की वैल्यू को मैं करूँ 1, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, 2 पाई बाय 7। और 2 पाई बाय 7 कम्स समवेयर ओवर हियर, और यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 1। के की वैल्यू 2 के ऊपर मैग फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाय 7 इंटू 2, और 4 बाय 7 बेसिकली पाई बाय 2 से एक्सीड कर जाता है। यहाँ पर मेरे पास आ गया 0। इसी तरह से 3 के ऊपर 2 पाई बाय 7 इंटू 3, ये मेरे पास 0 आ गया। और इसी तरह से ये 4 पे और 5 पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप लिख सकते हो। ये दोनों जगह मेरे पास 0 आएगा, और हम जब इसको 6 के ऊपर वैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, वो क्योंकि हम इस जगह पे फिर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे करके पॉइंट होगा, तो मेरे पास ये मतलब इस सैंपल के ऊपर ओमेगा की वो वैल्यू, ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, 2 पाई बाय 7 इंटू 6। 2 पाई बाय 7 इंटू 6 के ऊपर जो कि यहाँ पे करके कहीं पे होगा, मेरे पास जो सैंपल है दैट वो 1 के बराबर है। अच्छा, तो ये मेरे पास सारे के सारे आ गए सैंपल्स। ठीक है? अब अगर हम टाइप 1 फ़िल्टर के लिए मतलब ये टाइप 1 फ़िल्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड सैंपल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया, और जो इसका फ़ेज़ रिस्पॉन्स है वो हमें पहले से ही पता है, या हमें नहीं पता, अगर तुम देख सकते हैं उसको हम लिखते हैं इस तरह से, e माइनस जे m माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ओमेगा। ठीक है? तो ये हमारे पास होता है इसका मैग्नीट्यूड सॉरी फेज़ रिस्पॉन्स। अच्छा, वैल्यूज़ अगर हम m की वैल्यूज़ में डाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/2 3 ओमेगा। और अगर हम सैम्पल्ड
डिस्क्रीट सैम्पल फेज रिस्पॉन्स की बात करें, 2 पाई इंटू के, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली ई रेज़ टू पावर माइनस जे 3 इंटू 2 पाई बाय 7 और 7 आ गया हमारे पास के। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोगों ने करना यूँ है कि अब IDFT कंप्यूट करना है एच ऑफ एन के लिए, और इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास 1/7 के इज इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक। पहले हम जिस चीज़ का IDFT निकालना है वो लिखेंगे और साथ उसके फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई बाय 7 के, और साथ मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस जे 6 पाई बाय 7 के, मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट जो हमारे पास है इसका हमने IDFT निकालना है। और IDFT कंप्लीट करने के लिए जो मेरे पास यहाँ पे टर्म आएगी दैट इज़ जे, जगह नहीं है इसका, मैं मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई बाय 7 एन और के। ठीक है, अच्छा जी, हाँ, पर चूँकि कई वैल्यूज़ पे ज़ीरो अवेलेबल है तो वो हम यहाँ पे प्लग इन करें तो हमारे पास मतलब के की वैल्यू को अगर हम सबसे पहले ज़ीरो डालें हमारे पास 1 आ जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट में 1 अवेलेबल है, और ई रेज़ टू पावर 0 ये ई रेज़ टू पावर 0 हो गया और ये ई रेज़ टू पावर 0 हो गया, दोनों 1 हो गए, तो ये वाला 1 आ गया। फिर के की वैल्यू को अगर मैं 2 से 2 डालूँ, नहीं सॉरी, के की वैल्यू को 0 के बाद 1 डालना है अगर हमने, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये वाली चीज़ 1 हो गई, और यहाँ पर के की वैल्यू को 1 डालेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस जे 6 पाई बाय 7 और ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई बाय 7 एन। और फिर के की डिफरेंट आगे जो वैल्यूज़ हैं उसमें हमें 0 मैग्नीट्यूड मिलेगा, और लास्ट के की वैल्यू है 6। और ई रेज़ टू पावर की बस जगह थोड़ी सी कम है, ई रेज़ टू पावर जे 2 पाई बाय 7 एन और 6। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी मुझे बंद कर देनी चाहिए। ये मेरे पास आ गया एच ऑफ एन का एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी एन की वैल्यूज़ नहीं डली, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कब इसे कंबाइन करने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारे पास कंप्यूटेशन आसान हो जाए। ई रेज़ टू पावर माइनस जे की 6 पाई बाय 7 माइनस 2 पाई बाय 7 एन, और ई रेज़ टू पावर माइनस जे 6 पाई बाय 7 माइनस 2 पाई बाय 7 एन। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी। अच्छा, अब n को जिस वक्त मैं यहाँ पे 0 डालूंगी तो मेरे पास h ऑफ 0 आ जाएगा माइनस 0.1146। ठीक है, अच्छा n की मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के मैं इसको आगे अब लिख रही हूँ। h ऑफ 1 होगा अच्छा, आप इसको नोट करो कि ये बेसिकली सिमेट्रिक बनता जा रहा है, जैसे कि टाइप 1 फ़िल्टर में हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये बीच का हमारे पास पॉइंट आ गया, और ये 0 से लेकर 6 तक हमारे पास सैम्पल्स आ गए, और एंड दे आर सिमेट्रिक इन नेचर एज अ टाइप 1 फ़िल्टर शुड बी। ठीक है, और ये जो फ़िल्टर है ना, ये यानी कि ये जो डिज़ाइंड फ़िल्टर है, ये यहाँ पर डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को इतने अच्छे तरीके से पूरा नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी कम है, मतलब 7 है। अगर हम इसकी लेंथ ऑफ कोर्स मज़ीद कम कर दें तो ये ज़्यादा ख़राब फ़िल्टर बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये अगर आइडियली हमारे पास फ़िल्टर जैसे यूँ था, यूँ होना चाहिए था, अगर हम m की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दें तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह का फ़िल्टर बन जाए। हम
ये मैं ब्लू कलर से यूज़ कर रही हूँ, हो सके नज़र आ रहा हो। अच्छा, अगर हम एम की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें तो हो सकता है कि ये कुछ हमारे पास इस तरह का फ़िल्टर बन जाए, थोड़ा सा बेहतर एज़ कम्पेयर टू रेड कर्व। ठीक है, आइडियल तक तो पहुँचने के लिए हमें एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली एफआईआर फ़िल्टर का एक नुकसान भी है कि अगर जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मतलब उनको बहुत अच्छी तरह से उसको मीट अप करने के लिए हमें एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। फ़िल्टर की लेंथ या फ़िल्टर के कोएफ़िशिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं एफआईआर फ़िल्टर में, अगर हम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि एक तो एम की लेंथ बढ़ा के फ़िल्टर की लेंथ बढ़ा के आप थोड़ा इसको डिज़ाइन करना कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा काम एक मतलब एम को आप इंक्रीज़ करके थोड़ा-सा फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं। और जो दूसरा काम कर सकते हो आप वो ये है कि टाइप 2 से लेकर टाइप 4 तक जो बाकी फ़िल्टर्स हैं, मैंने शायद एक आध फ़िल्टर इसमें ऐसा है जिसे लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन नहीं हो सकता, which is perhaps type 3. uh, and type 4 2 perhaps. ओके, तो टाइप 2 कम से कम जो है ना, यस टाइप 2 वो आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो। टाइप 2 फ़िल्टर हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको एम को 6 या 8 लेना पड़ेगा। अच्छा जी, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ से आगे हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड दैट लेक्चर विल बी अबाउट एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग थ्रू विंडोज़। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में इस टॉपिक को करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।